बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपको मालूम है हमारा ये प्रोग्राम जो कि रिसेंटली वीनस टीवी पे स्टार्ट हुआ है, हर ट्यूसडे को 6 से 7 बजे यहाँ पे होता है और इसमें हम आपके लाइव कॉल्स देते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कानूनी प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पे यूके में रहते हुए, तो आप हमें इस प्रोग्राम में कॉल करके और अपनी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा हमेशा की तरह के जितना भी मेरे लिए पॉसिबल है मैं आपको आपके मसले के सिलसिले में आपको एडवाइस कर सकूं, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। लेकिन मैं ये ज़रूर रिपीट करूंगा जो कि पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था शुरू में, कि जब भी आपकी मुझसे बात होती है, चूँकि पॉसिबल नहीं होता कि आपका पूरा केस डिटेल में आपसे टीवी पे बात हो सके, तो किसी कन्फ्यूजन से भी बचने से बेहतर ये होता है कि कोई भी आप अपना कानूनी जो केस है उस सिलसिले में कोई भी स्टेप उठाने से पहले किसी वकील से जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें नाज़रीन। उसके अलावा अपना सवाल कोशिश करें कि मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। मेरी कोशिश होती है इस प्रोग्राम में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात हो सके, और जो इस प्रोग्राम में कॉल करता है उसको मैं जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कानूनी अपने सिलसिले में, तो उसको मैं वो दे सकूँ। सवाल अपना मुख्तसर और एक तक इसलिए महदूद रखें। और दूसरा, जब भी आपकी कॉल थ्रू होती है तो बराहे मेहरबानी जब आपकी कॉल थ्रू होती है और आप मुझसे बात करते हैं तो अपनी टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारा ये प्रोग्राम हर ट्यूसडे को 6 बजे वीनस टीवी पे होता है और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। अपने प्रोग्राम का आगाज़ पहले कॉलर से करते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं बोल्डन से बोल रही हूँ और मुझे सवाल ये पूछना है कि मैंने लास्ट टाइम भी पूछा था आपको कि ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर अगर हमें जाना है, हम ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाते हैं, अगर वहाँ रिफ्यूज होते हैं तो क्या ट्रिब्यूनल के बाद अपर ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और 7 साल के बेस पर? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो ट्रिब्यूनल कोर्ट में कितना टाइम लगता है इस केस को अगर हम फाइल करते हैं उसके बाद? देखें, जो आपकी पहला ट्रिब्यूनल का केस वो कोर्ट होती है, जो फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल जिसे कहते हैं, वहाँ से जब आपका केस अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो जब आप अपर ट्रिब्यूनल में, जो सुपर वाला ट्रिब्यूनल होता है, उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन उसमें पहले परमिशन लेनी पड़ती है, आपको पहले आपको इजाज़त देनी पड़ती है। तो पहले आप फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन करते हैं अगर वहाँ इजाज़त की। रिफ्यूज हो जाता है तो वो परमिशन छीन तो नहीं लेते हैं ना? नहीं, देखिए, परमिशन अगर वो नहीं देते आपको तो फिर आप अपर ट्रिब्यूनल में फिर परमिशन के लिए जा सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल में रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर अपर ट्रिब्यूनल या फर्स्ट ईयर ट्रिब्यूनल तभी परमिशन देती है कि अगर वो समझें कि कोई जज ने फैसला देते हुए कानूनी गलती की है, यानी कि एरर ऑफ लॉ जिसे हम कहते हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो फिर परमिशन मिलती है। और अगर 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 ऊपर जो अपर ट्रिब्यूनल जज अगर ये समझते हैं कि जी कोई जज ने कानूनी गलती नहीं की या कोई एरर ऑफ लॉ नहीं है, तो फिर परमिशन नहीं देते, तो मुश्किल से मिलती है परमिशन। जी, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो। हेलो जी, कौन बोल रही है और क्या सवाल है आपका? सलामकुम सर, मिसेस नासिर बोल रही हूँ बर्मिंघम से। सर, जी फर्स्ट वालेकुम ऑफ ऑल सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप फ्रेश क्लेम करते हैं होम ऑफिस में और अगर आपको वो डिफ्यूज कर देते हैं तो आप उनको क्या रिव्यू की एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं कि हमारा केस रिकंसीडर किया जाए? एक क्वेश्चन मेरा ये है। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने सुना है कि आने वाले दिनों में ये जो 7 ईयर की बच्चों की बेस पे वीजा मिलता है उसको खत्म कर रहे हैं। क्या वाकई ही ऐसा होगा या कुछ आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि आने वाले दिनों में ये 7 ईयर बेस बच्चों की बेस पे जो वीजा देते हैं उसको खत्म कर देंगे? और अगर उसको खत्म कर देंगे तो उसकी जगह क्या कोई और लॉ वगैरह आएगा कि हम जैसे लोग जो इसी बात का वेट कर रहे हैं कि बच्चों को 7 ईयर हो जाए और उनकी बेस पे अप्लाई करें, तो फिर हम जैसे लोगों का क्या बनेगा? थैंक यू देखें, सर। जहाँ तक आपकी इस सवाल का ताल्लुक है, जो दूसरा सवाल है 7 ईयर्स की बेसिस पे, तो अभी फ़िलहाल तो मेरी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसको ख़त्म कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई इसको ख़त्म करते हैं और उसकी जगह कोई नया कानून आता है तो फिर उस वक्त उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी पहले से कहना बड़ा मुश्किल है, जबकि मेरी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 7 ईयर्स का जो कानून है उसको वो बच्चों की बेस पे उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल तो ये है, और मेरा नहीं ख्याल कि इतने जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि अभी जुलाई 2012 में इमिग्रेशन रूल्स में इसको इन्होंने
जो है वो किया था 7 इयर्स बच्चों की बेसिस पे, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत जल्द इसमें कोई चेंज आने वाली है। लेकिन बहरहाल अगर ऐसी कोई बात हुई तो हम ज़रूर बताएंगे इस प्रोग्राम की वसातत से। और उसके अलावा जो आपका पहला सवाल था फ्रेश एप्लीकेशन से रिलेटेड, जब आपकी फ्रेश एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है तो फिर आप रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं करते, आप उसको अगर चाहें और अगर उसमें कोई मेरिट हो तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, जुडिशल रिव्यू कर सकते हैं उसको हाई कोर्ट में। लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है आपके सिनारियो पे, आपके सर्कमस्टांसिस पे, आपके केस पे कि आया अगर उसमें ऐसा कोई ग्राउंड है कि उसको चैलेंज किया जाए। लेकिन अदरवाइज़ उसको आप दोबारा होम ऑफिस को जो है रिकन्सिडरेशन का नहीं बनता, उसको आप जुडिशली रिव्यू कर सकते हैं, करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं साइमा बोल रही हूँ पीटरबरा से। जी मेरा ये सवाल है कि मेरे हस्बैंड गए थे 2 दफा यूनान। और जी मैं साइमा बोल रही हूँ पीटरबरा से। जी बिल्कुल मैंने सुन लिया। आपके हस्बैंड 2 दफ़ा मेरा ये सवाल है कि मेरे हस्बैंड 2 दफा यूनान गए हैं। जी दोनों दफा तुर्की से पकड़ने गए हैं, तो उनका पासपोर्ट ब्लैक आपने अपनी टीवी का वॉल्यूम, अगर आप टीवी देख रही हैं तो टीवी का वॉल्यूम अपना बंद कर दें प्लीज़। ब्लैक लिस्ट हो गया 5 साल के लिए। तो अब उनके 5 साल। आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ बंद कर दें। जी बंद है। जी तो उनका 2014 के 9वें महीने में 5 साल पूरे हो गए हैं। तो अब क्या पाकिस्तान उनको तुर्की एम्बेसी में जाके पता करना पड़ेगा? नहीं, वो अब आपके हस्बैंड किधर हैं? पाकिस्तान में है, और अब मैं इधर पीटरबरा इंग्लैंड में हूँ, और मेरा 2.5 साल का बच्चा है, और उनको मैंने अभी इधर बुलाना है, तो उनका पासपोर्ट नहीं निकल। नहीं, अब मसला क्या है यहाँ? आप जो है आप ब्रिटिश हैं? जी मैं ब्रिटिश हूँ। और आप उनको स्पाउस वीज़ा पे बुलाना चाहती हैं? जी सेटलमेंट केस पे। तो उनको क्या पासपोर्ट नहीं मिल रहा? जी वो 2 दफा यूनान गए हैं, तो तुर्की से 2 दफा डिपोर्ट हो चुके हैं, और उनका पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट हो चुके हैं। उन्होंने बोला था 5 साल बाद आप ले सकते हैं, लेकिन 2014 में उनके 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब वो गए हैं, पता किया है, तो वो अभी तक कोई सवाल जवाब नहीं दे रहे। तो नहीं, आप बात करें पाकिस्तानी पासपोर्ट तुर्की एम्बेसी में जाके पता करें, या इसका क्या हल होगा? प्लीज फोन बंद करूंगी तो फिर आप। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है वो तो मेरे ख्याल में उनको इशू करने में कोई अगर वो पाकिस्तानी हैं तो उसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। और चूंकि अब आपकी शादी हुई है, आप जो है वो अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर करना चाहती हैं, 5 साल भी गुजर गए हैं उस बात को आप कह रही हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आप को उनको स्पॉन्सर करने में कोई प्रॉब्लम हो। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अगर उनका कोई मसला है और हल नहीं हो रहा तो किसी वकील से रब्ता करें, उसको ज़रूर किया जा सकता है हल। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो आप हेलो, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम जो है अपना बंद कर दें प्लीज़। हेलो हाँ जी बंद कर दिया टीवी जी का बोलें, वॉल्यूम। क्या कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं अना बोल रही हूँ ब्रिस्टल से, और मेरा सवाल है ट्विक के हवाले से। जी एक्चुअली मैं पाकिस्तान गई थी, मेरे पास स्पाउस वीज़ा है, और मैं फरवरी में पाकिस्तान गई थी। जब मैं वापस आई हूँ तो एयरपोर्ट पे ना उन्होंने मेरा वीज़ा मुझे डिटेन कर दिया था, और लाइक इंटरव्यू वगैरह लिया, तो उन्होंने लाइक मेरा वीज़ा रिवोक कर दिया, मुझे अपील का राइट दिया है। अब मैंने अपील तो की है, लेकिन 3 मंथ हो गए हैं, कोई जवाब नहीं है उसका। तो उसका आई मीन क्या चांसेस है उसका? मुझे अब क्या करना चाहिए? जस्ट वेट करना हूँ या कुछ और? दूसरा टेस्ट तो मैं दे नहीं सकती क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई आईडी नहीं है। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मेरे जी बोलें। बीमार हूँ। क्या सॉरी, आपका आपकी आवाज़ बीच में कट गई। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका? मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड जो है वो अब कुछ देर के लिए ना काम नहीं कर रहे, वो बीमार है, किडनी प्रॉब्लम में। जी तो क्या इसका इफेक्ट मेरी अपील पे पड़ेगा या नहीं? देखिए, अभी जो पहला जो आपका क्वेश्चन है, आपने अपील कर दी हुई है, तो फिलहाल तो आप वेट करें जब तक अपील का जो है, अगर आपको इन कंट्री राइट ऑफ अपील मिला था और आपने अपील कर दी है, तो फिलहाल जब तक आपकी अपील का वो नहीं आता, डेट नहीं आती, तो आप मज़ीद तो कुछ नहीं कर सकती। जहाँ तक आपके हस्बैंड का ताल्लुक़ है कि वो अब काम नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ किडनी प्रॉब्लम्स, तो इशू इस वक्त उनका ये नहीं है मेंटेनेंस का। इशू उस वक्त ये है कि आपने लीव जो है वो डिसेप्शन से ली है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि वो आपके टोइक का जो आपका सर्टिफिकेट है, वो उनका कहने का जो होम ऑफिस का जो पॉइंट है वो ये है कि जी आपने ये डिसेप्शन से लिया, आपने ख़ुद से टेस्ट नहीं किया।
प्रॉक्सी टेस्ट जो है टेकर था जो भी, तो आपने उस चीज़ को जो है आर्ग्यू करना है। आपने ख़ुद अगर टेस्ट किया है तो आपने उस सिलसिले में सारा एविडेंस देना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपके हस्बैंड अभी काम अभी नहीं कर रहे तो उसका कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? वकार बात कर रहा हूँ सलाह से। जी वकार साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? ये 2014 में मैंने पहले तो मैं ओवरस्टे हो गया था एजेंट की गलती की वजह से। उसके बाद 2014 में मैंने केस जमा कराया स्पाउस का और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। और उनको मैंने कहा था कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो केस रिकंसिडर करें। उन्होंने कहा हम मुझे प्रूफ जी बोलें। स्कैन करके, तो उन्होंने उसके बाद जो है फिर वो कहते हैं कि जिस टाइम पे आपका बच्चा बॉर्न हो जाएगा तब हम आपका केस देखेंगे। तो जब बच्चा पैदा हो गया मैंने उनको बर्थ सर्टिफिकेट सेंड कर दिया। जी उसके बाद भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि तुमने जेन्युइन मैरिज शो नहीं की और साथ में ये कहा कि एक्टिव रोल शो नहीं किया कि तुम्हारे बच्चे का एक्टिव रोल तुम किरदार अदा कर रहे हो। बच्चा आपका हुआ और वो कह रहे हैं कि जेन्युइन मैरिज नहीं है। जी मैं उनको मैंने बर्थ सर्टिफिकेट सेंड किया। वो कहते हैं कि तुमने शो नहीं किया कि तुम्हारी जेन्युइन एंड रिलेशनशिप है और साथ में जो है तुमने बच्चे का एक्टिव रोल तुम शो कर रहे हो, शो नहीं किया तुमने ये भी। नहीं आपने प्रूफ दिया था कि आप लोग इकट्ठे रह रहे हैं। जी मैंने शादी की हुई थी तो मैंने सर्टिफिकेट भी सेंड किया, सब कुछ डॉक्यूमेंट सब सेंड किए थे। पहले तो उन्होंने कहा कि वाइफ को लेके तुम पाकिस्तान चले जाओ। पहले उन्होंने कहा वाइफ को लेके पाकिस्तान चले जाओ। तो मैंने कहा कि मेरी वाइफ जो है 37 ईयर से यहाँ पे रह रही है, वो ब्रिटिश बोर्न है और बच्चा भी मेरा ब्रिटिश है, तो मुझे यहाँ पे रहने का हक दिया जाए। उन्होंने आगे से कहा अच्छा ठीक है। अभी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया आपको केस? रिफ्यूज कर दिया था। फिर उनसे मैंने रिकंसिडरेशन करवाई थी तो उन्होंने रिकंसिडरेशन भी रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद अपील का राइट मांगा तो उन्होंने अपील का राइट दे दिया। जी तो अपील का राइट देने के बाद मैंने अपील के लिए अप्लाई कर दिया। अपील की डेट 21 अगस्त मुझे मिली है और मैंने उनको जो है अभी सोशल वर्कर के थ्रू एक लेटर लिखवाया और साथ में डॉक्टर से मैंने लेटर लिखवा के उनको भेज दिया कि एक्टिव रोल में मैंने मतलब शो कर दिया डॉक्टर की तरफ से कि मैं इसको डॉक्टर के पास लाता ले जाता हूँ, सब मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा सोशल वर्कर ने रिटर्न पेपर लिख के दे दिया, वो मैंने सेंड कर दिया उनको। मैंने दोबारा रिक्वेस्ट की कि रिव्यू करें केस को और पॉसिबल है तो कोर्ट की डेट से पहले डिसीजन दे दें। तो मैं इस बारे में पूछना चाहता हूँ कि अभी वो कुछ कोर्ट से पहले वो कुछ कर सकते हैं कि नहीं? देखिए कर सकते हैं, बिल्कुल ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ऐसे केसेस में होता ही है कि आपको हियरिंग पे जाना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही किया जो आपने किया। आपने उनको जो भिजवा सकते थे सोशल वर्कर की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से आपने वो दिया। और अगर आप कोर्ट में ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते हैं कि आपका एक जेन्युइन रिलेशनशिप है, जो कि इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, आपका बच्चा भी, आपकी वाइफ जो है वो आपके साथ हैं, सपोर्ट कर रही हैं, और तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा इसमें कोई मुश्किल होगा। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अपील पे जो है वो आपका काम हो जाना चाहिए होपफुली। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाशो जी लॉशो जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं वाटफोर्ड से बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा पहले आपको पिछले अपने बता दूं जो मेरा पहले रहा है। PSW जो एक लॉन्ग केस नहीं चला जिसमें वो PSW वाला लंबा केस चला, उसका मुझे फाइनल डिसीजन आया लास्ट अप्रैल में। और मैंने विद इन 28 डेज नेक्स्ट जो मेरी सपोज वीजे की एप्लीकेशन थी वो डाल दी थी। मैं 1 डे सर्विस पे गया और उन्होंने मुझे चूँकि मेरी मिसेज पहले यॉर्कशायर में काम करती थी, फिर यहाँ पे आई, उनकी कुछ स्टेटमेंट उधर थी, उस जॉब उधर थी जो उस अलग से बैंक पे आई थी और कुछ इधर थी जो आई। तो मैं बीच में भूल गया और मैंने एक स्टेटमेंट ना लगाई जो इनकी 3 माह की स्लिप्स जो गई थी उस बैंक के अंदर। तो उन्होंने मुझे सारा चेक करके फाइल तो वापस कर दिया कि आप ये हमें स्टेटमेंट दें। वापस केस नहीं किया, उन्होंने मुझे एक लेटर दिया कि विद इन 14 डेज आप मुझे ये भेजें, स्टेटमेंट भेजें, तो उसके बाद हम इसका डिसीजन करेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें एक तो चांसेस पूछना, खैर आपसे वो एक दिल की तसल्ली के लिए पूछते हैं कि चांसेस क्या है, और दूसरा ये कि कितना टाइम लगाएंगे इसमें, कोई आपने कौन सी कोई बैंक स्टेटमेंट दी थी लास्ट? आपने 6 मंथ्स की सारी चीजें दी थी उनको? सब कुछ था, एक चार्ट थी, उन्होंने कहा कि ये आपका डॉक्यूमेंट नहीं है पूरा और ये आप हमें 14 दिन के अंदर अंदर भेजें। तो आप थ्रू आउट लीगल रहे ना?
क्या हुआ? आप थ्रू आउट लीगल रहे हैं ना? नहीं, हाँ, थ्रू लीगल बस Throughout- एंड वाला जो है जो 28 डेज के अंदर अंदर कर जी जी दिया था, ठीक है, वहाँ दैट्स पे अगर फाइन। शायद ना करता तो तो illegal आप होता। थ्रू आउट लीगल रहे हैं, आपकी वाइफ जो है वो काम कर रही हैं, आपकी वाइफ की अर्निंग 18,600 पाउंड्स पर एनम से ज़्यादा है, या वो है, ऐसे ही है? हेलो जी जी, हेलो। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी वाइफ काम कर रही हैं, ब्रिटिश हैं जी जी, ब्रिटिश है, वो भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ। हमारी जो इनकम है दोनों अच्छा, की एनुअल वो 22 ठीक है। हजार। अभी हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक का मुझे बताया जा रहा है, आप होल्ड करें, मैं इंशाल्लाह आपसे वापसी में बात करता हूँ ब्रेक के बाद। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूं जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले कॉल्स ले रहे थे, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी, मैं मुदस्सिर बात कर रहा हूँ। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं 2011 में आया था 2 बच्चों के साथ विद स्टूडेंट वीज़ा। जी जी, तो मैंने अपना अप्लाई किया था, ये केस एंटर किया था इधर FLRO 8 क्या केस किया था? FLRO 8 ह्यूमन राइट्स का केस 2014 में। वो रिफ्यूज हो गया बिटवीन 3 वीक्स। उसके बाद दोबारा रीअप्लाई किया, वो उसका दोबारा आंसर नहीं आया। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि मुझे पता लगे कि क्या आगे फर्दर क्या एक्शन लेना चाहिए। देखें, आपको यहाँ पे आए हुए तकरीबन 4 साल हुए हैं? जी जी, 4 साल और 3 माह। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। बच्चों की एज क्या है? मेरे बच्चों की एज, बेटी मेरी 9 साल की है, बेटा मेरा 8 साल का है। देखें, जो कानून है और जिसमें जो ह्यूमन राइट्स की भी जो ऐसी एप्लीकेशन होती हैं, तो उसमें जितना ऑफ कोर्स आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजरा हो उतना आपका चांस बढ़ जाता है। अब 4 या 4.5 साल का अरसा जो है वो कानून में इमिग्रेशन रूल्स के मुताबिक कोई ऐसा नहीं समझा जाता कि ये ऐसा अरसा है कि इस दौरान अगर आप इतना अरसा आप यहाँ पे रह गए हैं तो आपको यहाँ पे उस बेसिस पे स्टे दिया जाए। नॉर्मली जो एक क्राइटेरिया है वो 7 ईयर्स का है कि अगर बच्चों को यहाँ पे रहते हुए 7 साल का अरसा हो जाए तो तब कहीं जाके उसको केस को कंसिडर करते हैं और चांसेस ज़रा आपके ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मैं आपको अनफॉर्चुनेटली कोई ज़्यादा अच्छी खुशखबरी नहीं दे सकता, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल के रूल्स हैं और जो कानून है उसमें अभी आपने ख़ुद भी जिस तरह कहा है कि वो रिफ्यूज़ किया उन्होंने, तो अभी फ़िलहाल तो चांसेस कम हैं, लेकिन जितना आपका टाइम यहाँ पे गुजरता जाएगा उस हिसाब से आपके फिर चांसेस बढ़ते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? अच्छा सर, मैं राशिद बात कर रहा हूँ अपना। तो मेरा सवाल ये था कि हमने जुडिशियल रिव्यू में ना विन किया है हमने, मेरी वाइफ के स्टेटस के लिए। हाँ जी। तो होम ऑफिस ने कंसीड कर लिया था। हाँ जी, जुडिशियल रिव्यू में। तो उन्होंने कहा था कि हम 6 हफ्ते में वीजा दे देंगे, लेकिन अब 8 हफ्ते गुजर गए हैं। उन्होंने ना तो कोई हमें लेटर लिखा है और ना ही हमें ये बताया है कि आया कि हम वीजा दे रहे हैं या कि क्या। तो इस वजह से हमें बड़ी परेशानी है। तो इसके बारे में जरा वजाहत करें कि हमें और कितनी देर इंतजार करना। देखिए, इसमें फिर ये है कि अगर उन्होंने कहा था कि 6 हफ्ते में वीज़ा आपको इशू कर देंगे, तो अगर 2 हफ्ते ऊपर हो गए तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन बहरहाल आप ये कर सकते हैं कि होम ऑफिस को और ट्रेजरी सोलिसिटर्स को, जो कि सोलिसिटर होते हैं होम ऑफिस के, जो कि जुडिशियल रिव्यू में उनके केस से डील कर रहे होते हैं, तो आप उनसे रब्ता करके जो उस वक्त डील कर रहे थे उनको लिखें कि जी आपने कहा था कि 6 हफ्ते के अंदर आप वीज़ा देंगे और अभी तक हमें वीज़ा इशू नहीं हुआ, और अगर आपके कोई वकील हैं तो उनसे रब्ता कर सकते हैं ताकि उन पर वो प्रेशर डले। फ़िलहाल तो आप यही कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई परेशानी वाली बात है। बहरहाल आप ये ज़रूर कीजिए कि ट्रेजरी सोलिसिटर से और होम ऑफिस से रब्ता करके उनको बोलें कि जी 6 हफ्ते का आपने वादा किया था और अब 2 हफ्ते ऊपर हो गए, तो काइंडली जल्द जो है वो डिसीजन दें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। उनके कंसीड कर। हेलो जी। हेलो। हाँ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
नमस्कार जी, मैं कुछ बात पूछना थी आपसे। जी जी बिल्कुल पूछें, लेकिन आपकी आवाज़ ज़रा मुझे हल्की आ रही है, ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलें प्लीज़। हेलो, आप प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम भी बंद कर दें, अपना टीवी देख रहे हैं अगर वो, तो आपकी कॉल थ्रू होगी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज़। हेलो मेरी बात सुन रही है? हेलो, हेलो, मेरी बात अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलामुअलैकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? राना तनवीर बात कर रहा हूँ जी, लंदन से। जी राना साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, असल में मैं यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल हूँ और मैंने अपनी आपकी आवाज़ कट गई है, मुझे नहीं आ रही। आप जी आप ब्रिटिश नेशनल है, फिर क्या हुआ? मैंने अपनी वालदा के लिए एज ए विजिटर यहाँ पे अप्लाई किया था। सॉरी, मुझे ज़रा अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें प्लीज़। मैं कह रहा हूँ कि मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और मैंने अपनी वालदा का वीज़ा अप्लाई किया था एज ए फैमिली विजिटर 4 मंथ्स के लिए। जी जी ठीक है, और मेरी वालदा पहले भी यहाँ पे मेरे पास आके और विद इन टाइम वापस जा चुकी हैं, आज से 4 साल पहले। तो मैंने जब अप्लाई किया था उसके बाद कोई विद इन अ वीक मुझे कॉल आई थी, जो कि उन्होंने वेरिफिकेशन वगैरह कर ली थी सारी, और अब उन्होंने रिफ्यूज करके भेज दिया कि जी मेरी वालदा का अपना बैंक अकाउंट नहीं है और इस वजह से वो सेटिस्फाइड नहीं है। बाकी उन्होंने जो मेरे साथ कन्वर्सेशन हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि जी इस लिहाज से हम सेटिस्फाइड हैं कि आप उनकी जितनी भी यहाँ पे लिविंग वगैरह है वो आप बर्दाश्त कर सकते हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट पे ये शो करती हैं, लेकिन उनका उधर बैंक अकाउंट नहीं है इसलिए हम वीजा नहीं दे रहे। और उन्होंने उनको राइट ऑफ अपील भी नहीं दिया। इस सिलसिले में पूछना चाह रहा था कि ये इस तरह क्यों हुआ? देखिए, राइट ऑफ अपील तो अब नहीं मिलता फैमिली विजिट पे, लेकिन जहाँ तक ये ताल्लुक है कि बैंक अकाउंट नहीं है इस वजह से वीज़ा नहीं दिया है, तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोगों के बैंक अकाउंट नहीं होते। लेकिन बहरहाल आप देखें, जब भी विज़िट वीज़ा के लिए कोई अप्लाई करता है तो आपको ये ज़रूर शो करना होता है वहाँ पे उनके कितने कनेक्शंस हैं, कितने स्ट्रॉन्ग सोशल इकनॉमिक कनेक्शन जिसे हम कहते हैं, कि फैमिली क्या है, कौन उनको सपोर्ट कर रहा है, किसके साथ वो रह रही हैं, वो सारी डिटेल देनी होती है। उस सिलसिले में जो कागजात होते हैं, कोई प्रॉपर्टी उनके नाम पर अगर है या जो चीज़ें हैं, या कोई बिज़नेस किसी के नाम पर, वो सारा कुछ दिखाना होता है और एविडेंस देना होता है। तो अगर तो ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे दी गई थी और सारा उनका डिस्क्लोज़ किया गया था कि जी वहाँ पे वो किसके साथ रह रही हैं और बच्चे हैं या कौन सपोर्ट कर रहा है, और कोई ऐसी वजह नहीं है कि यहाँ पे आके वो वापस ना जाएं, तो फिर तो इस डिसीजन को आप फिर चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में जुडिशल रिव्यू के ज़रिए। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर बेहतर तरीका यही है कि वो दोबारा से सारा ये चीज़ें लगा के, बेशक उनको पहले वीज़ा मिला था, वो आपसे आके मिल के गई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो दोबारा अगर अप्लाई करें तो बस कुछ अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले आ चुकी हैं तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा उनकी तरफ से कि जी सारा कुछ ठीक है। नहीं, जब भी आप एप्लीकेशन करते हैं, और ख़ास तौर पे आजकल जबकि काफ़ी स्ट्रिक्ट हुए हैं वीज़ा इशू करने में, बोथ आउटसाइड और इनसाइड द कंट्री, तो आपको पूरा ये मेक श्योर करना होता है कि सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरी की गई है। अगर जैसा कि मैंने कहा है कि नहीं दिए हुए डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें, तो दोबारा उनको एप्लीकेशन करनी चाहिए। मेरे मशवरा यही है कि किसी वकील से इस सिलसिले में जाके डिटेल में डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी जी, आप जरा अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और बात करें प्लीज़। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? सर मैं लंदन से बोल रहा हूँ, अली नाम है मेरा। जी जी सर सवाल मेरा ये है कि मुझे ना 10 साल मैं पहले आया था एज अ स्टूडेंट। जनवरी 2015 मुझे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिला। जनवरी 2013 में मेरा वीजा रिफ्यूज किया होम ऑफिस ने कि लॉ चेंज हो गया। खैर मैं उनको कोर्ट में ले गया, कोर्ट में हियरिंग से पहले होम ऑफिस ने एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली जी जी और मुझे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दे दिया 2015 में। और सर मैं पेरिस गया, मैं पेरिस से वापस आया, जी। उन्होंने मुझे बिठा लिया, उन्होंने कहा जी हमने कुछ चेक करना है, आपका वीजा रिफ्यूज हुआ था। मैं वापस आ गया, मुझे उसने कहा जी अब हम नेक्स्ट टाइम हो सके हम दोबारा फिर रोके। सर मैंने लास्ट सैटरडे को गया, फिर उन्होंने मुझे रोका और मुझे कहते हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे, हम ये करेंगे। सर तो क्या मैं कहाँ कंप्लेन करूं या मैं क्या होम ऑफिस से क्या बात करूं कि ये मेरा क्लियर करें इसको? देखिए उसमें यही है कि आप अगर चाहें तो उनका जो कंप्लेंट डिपार्टमेंट है UKBA का, वहाँ पे अपने सारे सर्कमस्टांसेस लिख के भिजवा सकते हैं
कि आपके साथ ये हो रहा है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये, आप कितनी मरतबा जब आपको वीज़ा मिला तो उसके बाद गए? 2 मरतबा? हेलो, मेरा ख्याल में कॉलर जो है वो ड्रॉप हो गए। अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो अगर 1-2 मरतबा गए तो शायद आप, मतलब वो यही है कि अभी उनके सिस्टम में पूरी तरह जब आप दोबारा 1-2 मरतबा जाएंगे तो शायद वो खुद ब खुद आपको लेटर ऑन मसला ना हो। लेकिन अगर आप चाहें तो होम ऑफिस में उनको लिख सकते हैं और उनको कंप्लेन कर सकते हैं कि जो आपके साथ हो रहा है, ताकि वो अपने सिस्टम को जो है वो अपडेट कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं हेलो जी बोले, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। आप कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी मैं हादी बोल रहा हूँ जी हादी साहब से। जी तो हम 2011 में आए थे यूके में स्टूडेंट वीज़े पे। मेरी वाइफ स्टूडेंट थी और फिर उसके बाद हमने असाइलम अप्लाई किया जी और वो हमारा रिफ्यूज़ हो गया। और फिर हम कोर्ट में गए और कोर्ट से भी हमारा रिफ्यूज़ हो गया। तो फिर दोबारा अभी हमने, मेरी वाइफ मेंटल हेल्थ की पेशेंट है और हमने यहाँ के यूके के डॉक्टर्स की रिपोर्ट सारी मेंटल हेल्थ की, साइकोट्रिक्स की, और वो अभी हमने फ्रेश क्लेम किया है। तो अभी हमने ये पूछना है कि उसमें हमारे क्या चांसेस हैं। मेरा एक बेबी भी यहाँ पे बॉर्न हुआ है और उसकी एज 1 ईयर है अभी, और मेरी एक बेटी है उसकी एज 7 ईयर्स है और वो भी यहाँ पे लास्ट 4 ईयर से यूके में है। देखें, अगर आपने स्कूलिंग वगैरह भी है। जी फ्रेश क्लेम जो किया है वो क्या आपकी वाइफ की मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से किया है? जी उनका वो असाइलम तो हमने जो किया था वो तो इस वजह से किया था कि उनकी पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो उसकी वजह से हमने किया था। लेकिन वो तो खैर रिफ्यूज हो गया ना। जी अगर उसमें आप वो तो रिफ्यूज़ हो गया, तो अब आपने फ्रेश क्लेम किया है उसमें, जहाँ तक चांसेस का ताल्लुक है। तो जब आपका असाइलम वगैरह रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है, अनलेस कि फ्रेश क्लेम में कोई आपके पास ऐसा एविडेंस है कि जी अब आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जिस तरह कोई नया एविडेंस आपके पास है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपकी वाइफ की मेंटल हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि वो नहीं जा सकती, और अगर उस सिलसिले में कोई डॉक्टर की रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें अगर हैं ऐसी फेवरेबल, तो बिल्कुल उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। प्लस दूसरी बात यह है कि आपकी जो बड़ी बच्ची है वो यहाँ पे आपने कहा 7 साल की है तकरीबन, तो वो यहाँ पे स्कूल वगैरह भी जा रही है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जितना इस पे आपको टाइम लगता है, अगर आपकी फ़्रेश एप्लीकेशन जब तक अगर उसमें जितना जो टाइम लग रहा है वो आपके फेवर में जा रही है। बहरहाल ये कहना मुश्किल है कि वो उसको अभी एक्सेप्ट करेंगे या रिफ्यूज़ करेंगे, लेकिन जितना वो डिले होता है एप्लीकेशन का डिसीजन होना, आपको इसको अब ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए। अगर वो एप्लीकेशन कर दी है बस आपको वो पुश नहीं करना चाहिए, ताकि जितना भी टाइम निकल रहा है वो आपके लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी। कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? मैं इटली से बोल रहा हूँ जी। मैं इटालियन सिटीजन हूँ। जी और मेरी वाइफ भी इटालियन सिटीजन है। जी तो मैं कनाडा मूव होना चाहता हूँ, वहाँ पर सेट होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, कनाडा का अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो जो है, तो इसलिए मैं आपकी कुछ ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। वो आपको किसी ऐसे मतलब कैनेडियन जो लॉयर जो डील करते हैं उनसे रब्ता करना होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो नमस्कार जी वकील जी, मैं अनिल बोल रहा जी मैनचेस्टर से। जी बोलें, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जी, मैं जहाँ सिटीजन हूँ यूके में, मेरी वाइफ और बच्चे जहीं रहते हैं यूके में, सभी सिटीजन है। क्या वो सॉरी आप मुझे जरा दोबारा रिपीट करें, क्या मसला है? मैं और मेरे जो बच्चे हैं, बीवी, सभी है जहाँ सिटीजन है यूके में। अच्छा। ब्रिटिश पासपोर्ट है हमारे सभी के पास। जो हमारे पेरेंट्स हैं वो रहते हैं इंडिया में। तो मैं चाहता था भी मैं जहाँ ईजू कंट्री में कहीं मूव हो जाऊँ तो वहाँ अपने ईजू जो राइट्स है वो एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वहाँ से फिर अपने पेरेंट्स को बुला लूँ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ही मूव होना पड़ेगा या मेरी पूरी फैमिली को मूव होना पड़ेगा वहाँ ईजू कंट्री में? और सेकंडली वहाँ कितना टाइम लग सकता है, वहाँ रहने की कितना समय रहना पड़ेगा मुझे ईजू कंट्री में? आपके कहने का मकसद ये है कि अगर आप उधर मूव होते हैं और फिर दोबारा यहाँ पे आते हैं? हाँ जी बिल्कुल, पेरेंट्स को बुलाना ना इंडिया से। जी देखें, उसमें जब
आप जिस जिस की तरफ इशारा कर रहे हैं उसमें आपको प्रूफ ये करना होता है कि आप दूसरे यूरोपियन यूनियन कंट्री में मूव होकर वहाँ पे सेटल हुए हैं, वहाँ पे रहे हैं, वहाँ पे आपने काम किया है, और फिर आप जो है वो अगर वहाँ पे उसमें नॉर्मली 3 से 6 महीने तक मिनिमम अगर आप रहे हैं और फिर आप वापस यूके आते हैं तो फिर आप यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन उसमें बात ये होती है कि आप अगर होम ऑफिस को ये लगे कि आप सिस्टम को अब्यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आपका मकसद ही सिर्फ ये था कि आप वहाँ पे जाके और वापस आएँ, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये रूट जो है ये उन लोगों के लिए है कि जो वाकई में ऐसे वहाँ पे जाते हैं, यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री में वहाँ पे जाके काम करते हैं, वहाँ पे जाके रहते हैं और फिर किसी वजह से वो वहाँ पे सेटल नहीं होते और वापस आते हैं, तो उनके लिए। तो बहरहाल उसमें कोई ऐसा कोई टाइम लिमिट तो नहीं है कि मिनिमम इतना होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली अबाउट 3 to 6 मंथ्स मिनिमम उसको तस्वर किया जाता है, लेकिन कोई कानूनन कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं वसीम बात कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं 2006 में आया था इधर। जी जी। और अब मुझे लीगली रहते हुए 9 साल हो जाएंगे जुलाई में। अच्छा। तो मैंने ये पूछना था कि किस वक्त मैं अप्लाई कर सकता हूँ इंडेफिनेट के लिए? ये 10 साल पूरे करने होते हैं या कुछ मंथ पहले भी आप अप्लाई? देखिए 10 साल में जब रहते हुए जब 28 दिन रह जाए तो तब आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके 10 साल कब पूरे हो रहे हैं? जुलाई 2016 में पूरे हो जाएंगे 10 साल। जी, तो आपको मतलब आपका वीज़ा कब तक का है? मेरा नवंबर 2016 तक का। हाँ, तो अब असूलन तो जब आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं तभी आप 10 साल की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आपका किसी वजह से वीज़ा अगर आपका ख़त्म, अभी आप स्टूडेंट हैं? नहीं, मैं स्टूडेंट डिपेंडेंट हूँ। मेरी वाइफ स्टूडेंट है, मैं उनका डिपेंडेंट। अच्छा, तो आपकी वाइफ अभी अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करेंगी या क्या सिचुएशन है? हाँ, उनका अभी जो है वो फाइनल हो गया, दूसरी यूनिवर्सिटी में उनको ऑफर लेटर भी मिल गया। तो अभी वही मैं सोच रहा था कि स्टूडेंट पे कन्वर्ट होना है। सॉरी, मैं वही उनका जो है वो आगे उनकी स्टडीज कंटिन्यू रहेंगी। हाँ, तो आपको वो यही है कि अगर स्टडीज़ कंटिन्यू रहेंगी आपको उस बेसिस पे स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा मिलता है। तो जब आपके 10 साल जुलाई 2016 में जब कंप्लीट होते हैं तो फिर आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले जो है अनलेस के किसी वजह से वीज़ा आपका इशू नहीं होता तो उससे पहले मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एक वक्फे पे हम जा रहे हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले वो जो सिलसिला हमने कॉल्स का जारी रखा हुआ था उसी को आगे बढ़ाते हैं और अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी हारून बरून लंदन से। जी हारून साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी मैंने पता करना था, मैंने इधर आया था स्टूडेंट वीजे पे। जी जी। तो जी इसके बाद मेरा PSW हो गया था। तो जो वो मेरा खत्म हो रहा है नेक्स्ट मंथ को। तो मैंने इस पता करना था कि मेरे भाई जो है वो आयरिश नेशनल है और वो अभी यूके में सेटल है। जी जी। तो मैंने उनकी बिहाफ पे मतलब अप्लाई करना था वो फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए। तो क्या मतलब आप सजेस्ट करते हैं इसके? देखिए उसमें ये है कि जब आप यूरोपियन उसकी बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो आपको 2-3 चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। एक तो रिलेशनशिप तो चलें आपका है लेकिन आपको फिर ये भी प्रूव करना होता है कि यहाँ पे आने से पहले आप डिपेंडेंट थे उसी EU सिटीज़न पे और फिर अब भी आप उन पे डिपेंडेंट हैं। तो अगर आप ये मेनली जो चीज़ें होती हैं जो कि आपको प्रूव करनी होती हैं, तो अगर आप ये चीज़ें प्रूव कर सकते हैं कि अभी भी आप अपने भाई पे डिपेंडेंट हैं और पहले भी उन पे थे यहाँ पे आने से पहले और अभी भी उस हाउस होल्ड का हिस्सा हैं, यानी कि उनके साथ रह रहे हैं या उन पे डिपेंडेंट हैं, तो फिर जो है उस पर फिर उस बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा मशवरा यही है कि किसी वकील से जाके इसको डिटेल में डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जनाब मेरा नाम है मलिक जुल्फकार। जी मलिक साहब बोलिए, क्या सवाल है? और मेरा सवाल अर्ज ये है कि मुझे एक यानी वकील की जरूरत है। मुझे वकील चाहिए प्रोफेशनल नेग्लिजेंस एंड मेडिकल नेग्लिजेंस। आई एम रियली डेस्परेट। आई ट्राई हार्ड। मैंने बहुत कोशिश की है कि यहाँ जो है ना इंग्लिश सोलिसिटर
वो एक दूसरे की फेवर करते हैं। जी जी। तो मुझे मेरा केस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये आप देखें मेडिकल नेग्लिजेंस जो है ना, जी जी, वो भी यानी अननेसेसरी ऑपरेशन, और दूसरा जो है ना प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, वो है वकीलों के खिलाफ। अगर मेहरबानी करके आप मुझे किसी एक्सपीरियंस सोलिसिटर साहब के यानी मिला दें तो मुझे मैं जी, आप अगर चाहें तो दोबारा कॉल करके डिटेल्स ले लें तो फिर मैं देख लूँगा इंशाल्लाह आपसे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, मेरे ख्याल में कॉल ड्रॉप होगी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? अच्छा, एजेंट छड़ गया सी मैंने इत्थे 98 ਤੇ 98 ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੁਕ ਛੁਪ ਕੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 2007 ਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬਕਾਇਦਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਏਜਡ ਸੀ, ਔਰਤ ਵੀ ਏਜਡ ਸੀ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕੇਸ 2013 ਤੱਕ। ਜੀ ਜੀ। 2013 ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਸੀ ਲਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ 12 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 2012 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। मैं उस एक एप्लीकेशन पा दी 14 साल की बेसिस पे आपने डाल दी थी? पा दी। वो पहला भी केस मेरा चल रहा ठीक है, समझ गए। जी जी। ते ओ जनाब उन्हां दोवां दे जनाब जेडे फैसले ना दोवें रिफ्यूज करके भेज दिते मैनू। उस तो बाद मैं मतलब प्रोटोकॉल एक्शन किया, फिर JR दे विच गया। JR च उन्हां मेरी जेडी एप्लीकेशन है ना सैंक्शन कर दी जिस रिव्यू ने। अगर तू केस कंटिन्यू रखना चाहना है तो 700 फीस जमा करा दे ते अगे तो मतलब केस तरह चलेगा। मैं वो भी कर दिता। फिर मैनू होम ऑफिस तो लैटर आते रहे कि तू मतलब है ना मतलब अपना विड्रा कर केस, इंस्टेंट केस विड्रा कर। मैं नहीं किया। फिर मेरी हियरिंग आ गई कोर्ट दे विच। जी जी। कोर्ट च मैं जैसे ब्रिस्टल लै गया। आई डोंट नो कि हुण उत्थे की उन्हां दा मसला होया। मैं मतलब इंग्लिश मैं दूर से थोड़ा बैठा, वो नजदीक सन जज दे, और तुहानू पता उत्थे गल भी नहीं कर सकते। वो इस तरह मैनू लगा है कि मेरे बरिस्टर ने ड्रा कर लिया केस। मैं पूछना चाहना कि हुण फर्दर मेरा कोई है मसला चल रहा है या नहीं चल रहा। उन्होंने जज ने उन्होंने कहा मतलब होम ऑफिस नूं कि विदिन 3 मंथ उन्होंने कहा सी इहदा केस जिहड़ा वो कंसीडर करने आ। देखो हो सकता है। अब अगेन ये देखना पड़ेगा ना कि वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन ये हो सकता है कि होम ऑफिस ने वहाँ पे ऑफ़र की हो या पहले भी आपको ऑफ़र की हो कि 3 महीने के अंदर अंदर हम आपको केस दोबारा से रिकंसिडर करेंगे। जी, वो मुझे तो ऑफर करते रहे हैं। जी हाँ, तो होता ही है कि देखें जब आपको होम ऑफिस ऑफ़र करता है ना कि हम आपका केस रिकंसिडर करेंगे, तो फिर अगर आप उस ऑफ़र को लेते नहीं हैं तो जज आपको कह सकता है कि जी होम ऑफिस ने जब कहा है आपको कि वो दोबारा से आपका केस देखेंगे तो फिर आप क्यों इनकी ऑफ़र नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो ये हो सकता है कि वहाँ पे आपके जो बैरिस्टर गए हों, उन्होंने जब होम ऑफिस ने कहा भी हो कि जी हम ऑफ़र कर रहे हैं कि जी इनको हम दोबारा से केस दोबारा देखेंगे, तो फिर आप क्यों यहाँ पे आ रहे हैं। तो हो सकता है कि उस वक्त आपके बैरिस्टर ने कहा ठीक है अगर आप दोबारा से केस देखेंगे तो हम अभी केस विड्रॉ करते हैं। लेकिन ये आपको बैरिस्टर या अपने वकील से मालूम करना होगा और कुछ इन राइटिंग आपके पास होना चाहिए, और उसको देखे बगैर मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जो मुझे आपकी बातों से समझ पड़ा है वो यही समझ पड़ी है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो जब तक मैं वो देखूंगा नहीं डॉक्यूमेंट्स, तो मेरे लिए कुछ कहना मुश्किल है कि एग्जैक्टली कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो सर। जी हेलो। हेलो, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी, बोलें क्या सवाल है आपका?
मेरा सवाल ये है जी, मैं शूशबरी से बोल रहा हूँ। मैं 2002 में इस कंट्री में आया था विजिटर वीजे पर, और 2025 जनवरी 2007 को मैं काम पर पकड़ा गया था पहली बार। इन्होंने मुझे साइनों पर लगाया था, मेरे से जो स्लिप खो गई थी, मैंने साइन नहीं की है। ठीक हो गया। 2009 में फिर काम पर पकड़ा गया तो इन्होंने डिपोर्ट कर दिया था मेरे को इंडिया। अच्छा। तो 10 में मैं वापस आ गया यहाँ दोबारा। हेलो। हाँ जी जी बोले, फिर क्या हुआ? 10 का मैं वापस आया हूँ, कोई केस नहीं है मेरा, कुछ नहीं है, कुछ हो सकता है। आप अकेले हैं या आपके साथ आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है कोई, या कोई मतलब कोई है? मैं अकेला ही हूँ सर। अच्छा, और क्या ऐसी कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से वापस आप इंडिया नहीं जा सकते? कोई वहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, कोई ऐसी वजह? वजह क्या, वहाँ है ही नहीं कुछ, है तो जाना भी क्या, वहाँ क्या करें जाके, वहाँ है ही नहीं कुछ खाने पीने के लिए, साधन नहीं है कोई। अच्छा, और आपको यहाँ पे रहते हुए अभी दोबारा 5 साल हो गए हैं? हाँ जी। अच्छा, देखिए मेरा मशवरा ये है कि आप किसी वकील के पास जाकर डिटेल में बात करें, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अभी दोबारा अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे यही कि यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं, काम करने की तो वैसे आपको इजाज़त नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे दोस्त अहबाब हैं या कोई फैमिली है यहाँ पे, क्यों इंडिया नहीं जा सकते, ये सारे डिटेल में केस बनेगा। तो मेरा मशवरा है किसी वकील से जाके डिटेल में बात करें, ताकि कोई ना कोई एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वैसे ही इलीगल रहते रहेंगे तो फिर आपको ख़तरा होगा, किसी वक्त भी आपको पकड़ के वापस भिजवाया जा सकता है। तो ज़रूर कोई ना कोई केस होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं यासर बात कर रहा हूँ डरबी से। जी यासर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? मैंने ये पूछना था कि मेरे पास इंडेफिनिट स्टे है, जी जी, नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना था, तो ड्राइविंग में वो जो कुछ 6 पॉइंट और वो IN कोड जो IN10 होता है वो लगा, और 320 पाउंड उन्होंने फाइन भी किया। जी जी, कोर्ट से फाइन हुआ था? कोर्ट से फाइन हुआ था, उसमें सोलिसिटर मैंने किया था, लेकिन सोलिसिटर उस दिन वो उसमें वो गया ही नहीं था उधर। अच्छा, तो उन्होंने ऑटोमेटिक गिल्टी कर दिया, यानी कि 320 पाउंड फाइन किया और 6 पॉइंट लगाया। जी जी, ये पूछना था कि नेशनलिटी के लिए, क्योंकि ये 16 दिसंबर को उन्होंने कोर्ट ने फैसला किया था, लेकिन ये जो केस था ये अप्रैल में मुझे पुलिस वालों ने रोका था। जी जी, लेकिन जिस डेट को फैसला किया था उस डेट से काउंट होता है। अच्छा, वो 16 दिसंबर है जी, जब कन्विक्शन हुई थी। जी हाँ, तो ये पूछना था कि इसके लिए नेशनलिटी के लिए अप्लाई करें तो क्या वो दे देंगे या कोई? देखिए, आप करने को कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ये चीज़ आपके अगेंस्ट जा सकती है, और फिर इसमें नेशनलिटी डिपार्टमेंट जो केस वर्कर है उनका डिस्क्रेशन है, उनकी मर्जी है, वो अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल वो इसको कंसिडर कर सकते हैं और रिफ्यूज़ भी इस बेसिस पे कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। सर मैं पूछ रहा हूँ कि रिफ्यूज कर देंगे या अपील का राइट देंगे? नहीं, इसमें अपील का राइट नहीं होता। अगर आपका नेशनलिटी रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर आप उनको रिव्यू के लिए कह सकते हैं नेशनलिटी डिपार्टमेंट, या अगर वो उस पर भी आपका डिसीजन चेंज नहीं करते तो फिर आप इसको जुडिशल रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं हाई कोर्ट में। लेकिन वो फिर अगेन देखना होता है कि आया उसमें आपको कोई ग्राउंड बनता है भी कि नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल डिस्क्रेशन है कि अगर आप अभी आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ कन्विक्शन हुई है तो इसको आपके खिलाफ लिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? हाँ, यूनुस बात कर रहा हूँ जी। क्वेश्चन ये है कि भाई मेरे थे ब्रिटिश नेशनल यहाँ पर, तो वो उनकी डेथ हो गई है फरवरी में, तो उनकी वो 2005 में वर्क परमिट पर आए थे और 2010 में उनको इंडेफिनेट मिला। फिर मेरा 11 में उनको नेशनलिटी करके ब्रिटिश हो गए। तो 2012 में उन्होंने अपनी फैमिली यहाँ पर बुलाई, तो उनकी बीवी और उनके 4 बच्चे वहाँ से पाकिस्तान से आए थे। जी जी, ठीक। तो फिर एक बेटी हुई लास्ट ईयर इन अप्रैल में, वो यहाँ पैदा हुई, तो वो ब्रिटिश पासपोर्ट उसका बन गया। जी जी, जो बाकी 4 बच्चे आए थे उनके लास्ट ईयर वीजा एक्सपायर हो चुके थे, तो होने से पहले उन्होंने उनके इंडेफिनेट अप्लाई किए बच्चों के, और वाइफ का उन्होंने चूंकि लाइफ इन यूके नहीं पास किया तो उनकी एक्सटेंशन अप्लाई की। जी जी, तो वो फिर क्या हुआ कि वो कुछ फॉर सम रीजन बच्चों के केस वापस आ गए, क्योंकि वो इनवैलिड एप्लीकेशन कोई प्रॉब्लम हो गई थी। उसी तरह हम भाई बीमार रहते थे, तो 1.5 साल की बीमारी के बाद वो इस साल फरवरी में फौत हो गए।
अब सिचुएशन ये है कि उनकी वाइफ को तो 2 साल का वीजा मिल गया था क्योंकि उन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के पास नहीं किया था, और एक बच्चे को मिल गया था साथ। 3 बच्चों के वीजे एक्सपायर होके, क्योंकि भाई खुद बीमार रहे, वो हॉस्पिटल वगैरह काफी ज्यादा हॉस्पिटल वगैरह में रहे, तो इसी दौरान ऑपरेशन हुआ, उनकी डेथ होगी बेचारी। जी। अब सिचुएशन ये है कि उनकी वाइफ तो वो ब्रीफ पार्टनर में आती हैं, उनके पास तो वीजा है और एक बच्चे के पास है, एक्सटेंशन मिली हुई है उन्हें, लेकिन 3 बच्चों के पास वीजा नहीं है। तो सवाल यह है कि अब वो उनको क्या करना चाहिए। बच्चों की एज क्या है? दूसरी बात यह है कि उनका जो फंड जो स्पॉन्सर भाई थे ना, तो वो चूंकि 1.5 साल हॉस्पिटल वगैरह रहे, बीमार है बेचारे काफी, तो वो काफी फाइनेंशियल सर्कमस्टांस उनके बड़े खराब हो गए। तो अब उनकी फैमिली जो है ना वो टोटली डिपेंड करती है, मसलन यानी या मैं सपोर्ट कर देता हूँ या जैसे भी है, तो लेकिन फाइनेंशियली दे उनके पास कुछ भी नहीं है, भाई ने कुछ उनके पास था भी नहीं कि वो कुछ छोड़ो। जी। मैंने फाइंड आउट किया था कि उनकी फीसें बहुत ज्यादा हैं, मसलन की फीसें मेरे ख्याल अब 1500 पर एप्लीकेशन होगी। जी। तो अब उनके पास फीसें भी नहीं है। देखिए मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, हमारा टाइम खत्म होने वाला है। हेलो, आपके जो भाई के बच्चे हैं वो बिल्कुल, चूंकि उनके फादर की डेथ हो गई है तो, और बाकी उनकी मदर को भी यहाँ पे लीव मिली हुई है, उनकी एक जो बहन या भाई है वो ब्रिटिश भी है, एक के पास वीज़ा है, और जो है आपके भाई की डेथ हो गई है, तो उस बेसिस पे ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक फ़ीस का ताल्लुक है तो या तो वो फ़ी रिमिशन के लिए भी साथ वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं जब वो फॉर्म में, अगेन मैंने बेहतर ये होगा कि वो जाके किसी वकील से जाके मशवरा कर लें, इस मसले को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और अगर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी तरफ से स्पॉन्सरशिप वगैरह भी लग सकती है, तो बेहतर है किसी वकील के पास जाके डिटेल में डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अच्छा नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है टाइम जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है, इसलिए मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी हुई तो अगली ट्यूसडे को यहाँ पे 6 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।